हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121 इनकार की इंतहा। निहाल के चेहरे को देखकर, उसके श्रेया को देखने के अंदाज को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो श्रेया के साथ कोई मजाक या कोई दिल लगी कर रहा है। वो सीरियस था और उसके चेहरे की यही संजीदगी देखकर श्रेया सोच में पड़ गई थी। हाँ, निहाल सचमुच उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। जब श्रेया कुछ नहीं बोली तो निहाल ने श्रेया से कहा, न कोई मजाक कर रहा हूँ और न ही तुम्हारे साथ कोई दिल लगी कर रहा हूँ। श्रेया, आई एम वेरी सीरियस। मैं तुमसे वाकई में शादी के लिए पूछा रहा हूँ। कुछ तो कहो। अगर तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा तब तो कुछ बोलोगी ना। लो, छोड़ दिया। अब कहो कि तुम्हारा जवाब क्या है। ये कहते हुए निहाल ने धीरे से श्रेया का हाथ छोड़ दिया और हाथ बांधकर उसके सामने उसके जवाब के इंतजार में खड़ा हो गया। श्रेया ने किसी तरह अपने दौड़ते हुए दिमाग और धड़कते हुए दिल पर लगाम लगाई और उसने निहाल से संभली हुई आवाज में कहा, यूं अचानक मुझसे शादी करने का ख्याल कहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गया, निहाल? निहाल ने जवाब दिया, ये ख्याल आया तो बहुत बार, श्रेया, पर हर बार तुम्हारे फैसले ने मुझे तुमसे पूछने से रोक दिया। वो फैसला कि तुम्हारे और मेरे बीच किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर श्रेया ने कहा, तो अगर मेरा फैसला जानते हो तो मुझे शादी के लिए प्रपोज क्यों कर रहे हो? निहाल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे इस डर को दूर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमारे बेटे से अलग कर दूंगा। उस शक को दूर करने के लिए कि मैं और मॉम वंश को हासिल करने के लिए तुम्हारे साथ कोई चाल चल रहे हैं। ये सुनकर श्रेया इमोशनल होते हुए बोली, पागल मत बनो निहाल, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मुझसे शादी करने की सही वजह के बारे में सोचो। इस पर निहाल ने कहा, सोच तो लिया श्रेया, मेरा कभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। तुम मॉम से भी पूछ सकती हो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सायरा से भी पूछ सकती हो। सबने मेरी शादी करवाने की बहुत कोशिश की, पर मैंने हाँ की ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे शादी की कोई जरूरत है या मुझ जैसे लड़के को किसी लड़की से शादी करनी भी चाहिए। पर अब जब मैं जानता हूँ कि मेरा एक बेटा है और तुम उसकी माँ हो, तो तुमसे शादी करने में प्रॉब्लम ही क्या है? श्रेया ने पलटकर कहा, प्रॉब्लम है निहाल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम दोनों की शादी करने में। निहाल ने पूछा, क्या क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बताओ तो सही। श्रेया समझाते हुए बोली, निहाल, प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और न ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे बीच में जो खिंचाव है, हम उसे अट्रैक्शन या दर्द के रिश्ते का नाम दे सकते हैं, पर हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। और मेरी समझ में शादी करने के लिए एक मर्द और एक औरत के बीच प्यार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ वंश को वजह बनाकर अगर हम शादी करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे, निहाल। और मुझे हमेशा तुमसे रिश्ता बनाने में हिचक ही होगी। ये सुनकर निहाल ने सीरियस होते हुए कहा, आई सी, तो तुम्हें ये लगता है कि हम एक दूसरे से न प्यार करते हैं और न ही कभी कर सकते हैं, एम आई राइट? श्रेया ने कहा, हाँ। निहाल ने कहा, ओके, तो मैं यही समझूं कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हो? श्रेया बोली, हाँ। श्रेया के हर जवाब के साथ निहाल को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया उसे सिर्फ इनकार नहीं कर रही, बल्कि उसकी हर उस उम्मीद को तोड़ रही है जो वो उसके साथ लगाने की सोच रहा था। एक शादीशुदा जिंदगी, एक नए रिश्ते की शुरुआत, वंश को ऑफिशियली उसके माँ बाप बनकर बड़ा करना, एक दूसरे के अंदर अपना साथी तलाशना, इन सब उम्मीदों को श्रेया ने जड़ से ही उखाड़ दिया था। पर निहाल तो मर्द था न, वो श्रेया के सामने ये कैसे जाहिर कर सकता था कि श्रेया ने उसका दिल तोड़ दिया है, उसे इतना मायूस कर दिया है कि वो शायद हमेशा के लिए श्रेया से अपना दिल फेर लेगा, ताकि उसे इस चोट का एहसास न हो। निहाल ने खुद को संभालते हुए श्रेया से बड़े आराम से कहा, तो ठीक है, हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। मेरा तुमसे फॉर्मली ये पूछना कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी,
मेरा तुमसे पहला और आखिरी सवाल था, तुम्हारा मुझे ये जवाब देना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, यही मेरे लिए तुम्हारा आखिरी जवाब है। कूल है। अब तुम भी साइट पर जाओ और मुझे भी एक जरूरी मीटिंग में जाना है। रात को घर पर मिलते हैं, बाय। निहाल का ये रिएक्शन देखकर श्रेया हर्ट भी हुई और हैरान भी। श्रेया ने अभी अभी निहाल से शादी करने से इनकार किया था और निहाल तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे श्रेया ने सिर्फ पिज्जा खाने से इनकार किया हो। वो पलक झपकते हो नॉर्मल कैसे हो सकता था। श्रेया से रहा न गया और उसने हैरान होते हुए निहाल से कह ही दिया, बस इतना ही कहना है तुम्हें? निहाल ने पूछा, मतलब? तो श्रेया ने कहा, निहाल, मैंने अभी अभी तुमसे शादी करने से इनकार किया है और तुम इतना नॉर्मली बिहेव कर रहे हो। इस पर निहाल ने ताना मारते हुए कहा, कर सकता हूँ मैं नॉर्मली बिहेव, श्रेया, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा, मैं तुमसे प्यार जो नहीं करता और नहीं तुम मुझसे। तो जो इंसान तुमसे प्यार ही नहीं करता, उसके इनकार को क्या दिल से लगाना। ये सुनकर श्रेया बुरा मानते हुए बोली, हाँ, सही कहा तुमने निहाल, जो इंसान हमसे प्यार ही नहीं करता, उसके इनकार का भला क्या बुरा मानना। मैं चलती हूँ। पता नहीं क्यों, पर श्रेया को अपनी आंखों में आंसू उमड़ते हुए महसूस हुए, और वो आंसू वो निहाल को नहीं दिखा सकती थी। क्या कहती कि वो क्यों रो रही है, जब वो खुद ही नहीं जानती थी कि उसका दिल इतना क्यों दुख रहा है। उसने तो अपनी मर्जी से ही निहाल से शादी से इनकार किया था ना। पर श्रेया अब अपने दिल में झांकना नहीं चाहती थी। निहाल ने शादी के लिए पूछा, श्रेया ने इनकार कर दिया और बात खत्म। श्रेया निहाल से दोबारा नजरें मिलाए बिना उसके केबिन से चली गई। श्रेया के जाते ही निहाल, जो अब तक लैपटॉप पर काम करने का नाटक कर रहा था, उसने लैपटॉप बंद किया और बेचैन होकर अपनी खिड़की से जाती हुई श्रेया को देखा। उसे लगा कि शायद श्रेया एक बार पलटकर उसे देखेगी, पर जब ऐसा नहीं हुआ, तो निहाल ने खुद से कहा, क्या कर रहे हो निहाल? तुम एक ऐसी लड़की से प्यार और शादी की उम्मीद लगा रहे हो, जिसके दामन पर तुमने दाग लगाया है, जिसे दुनिया भर में तुम्हारी वजह से बदनाम होना पड़ा। एक ऐसे बच्चे की मां बनना पड़ा जिसके बाप का नाम तो दूर, उसकी शक्ल तक वो नहीं जानती थी। क्या लगा था तुम्हें, हाँ, कि ऐसी लड़की तुमसे शादी कर सकती है, तुमसे प्यार कर सकती है, तुम्हारे अंदर एक पति, एक जीवन साथी देख सकती है? कैसे? हाओ, होश में आ जाओ निहाल शेरगिल। श्रेया तुम्हें रिजेक्ट करके जा चुकी है। वो तुमसे शादी करने से इनकार कर चुकी है। अब यही सच है। लौट जाओ अपनी पुरानी जिंदगी में और श्रेया की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वंश के डैड बनकर रहो। श्रेया की नजर में तुम्हारी बस इतनी ही हैसियत है। बस। तो बस, मन ही मन निहाल ने तय कर लिया कि अब वो श्रेया से न तो कभी शादी की बात करेगा और न ही उसके सामने कभी ये जाहिर करेगा कि वो उसे लेकर इमोशनल है। वो पहले जैसा बेपरवाह हो जाएगा और कभी प्यार करने या घर बसाने के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी तरफ श्रेया नताशा और रौनक के घर की साइड की तरफ जाते हुए सारे रास्ते निहाल के प्रपोजल के बारे में सोचती रही, खुद से ये पूछती रही कि आखिर उसने निहाल से शादी करने से इनकार किया क्यों। क्या वजह सिर्फ ये थी कि वो उस आदमी से शादी नहीं कर सकती थी जिसकी वजह से उसके किरदार पर उंगलियां उठी थी, या असली वजह ये थी कि वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि निहाल श्रेया पर तरस खाकर उससे शादी करे। सच तो ये था कि अगर निहाल ने श्रेया से एक बार भी ये कहा होता कि वो उससे प्यार करता है, या वो इतना भी कह देता कि उसके दिल में श्रेया के लिए फीलिंग्स हैं, तो शायद श्रेया उससे शादी के लिए हाँ भी कह देती। पर निहाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, और श्रेया निहाल का एहसान नहीं चाहती थी। श्रेया ने खुद को तसल्ली दी कि उसने निहाल से शादी से इनकार करके बिल्कुल ठीक किया और बस इस तरह मन कड़ा करके उसने निहाल की शादी के प्रपोजल को दिमाग से निकाल दिया। जब वो नताशा के बंगले पर पहुंची, तो उसने देखा कि आज बंगले पर नताशा नहीं, बल्कि रौनक आया हुआ है। श्रेया को रौनक को वहां देखकर जितनी चिढ़ हुई, रौनक को उतनी ही खुशी हुई। श्रेया ने गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतरते हुए बड़ी बेरुखी से रौनक से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रौनक? नताशा कहाँ है? रौनक ने कहा,
ये तो कोई तरीका नहीं हुआ अपने होने वाले जीजू को वेलकम करने का, साली साहिबा। श्रेया बौखलाते हुए बोली, मेरे साथ ये जीजा साली का तमाशा तुम नहीं करो तो अच्छा है। रौनक, ये सुनने में भी कितना घिनौना लगता है। तुम जैसा घटिया इंसान ये नहीं समझ सकता। अब ये रिश्तेदारी जोड़ने का नाटक बंद करो और जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, नताशा कहाँ है? तो रौनक ने तेवर बदलते हुए कहा, शादी की कुछ एक्सक्लूसिव ज्वेलरी बनवाने के लिए दिल्ली गई है, तो मैंने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में मैं ही देखाऊं कि इस घर का काम कहाँ तक पहुंचा। आफ्टर ऑल, शादी का दिन करीब आ रहा है। 1.5 महीने में मेरी और नताशा की शादी है। उसकी भी तैयारी तुम्हें ही करनी है। अगर इस घर के इंटीरियर के काम से फ्री होगी, तभी तो मेरी शादी की तैयारी कर सकोगी। इस पर श्रेया ने कहा, फिक्र मत करो रौनक, न तुम्हारे घर की सजावट में कोई कमी होगी और न ही तुम्हारी और नताशा की शादी के मंडप में। अब अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो, तो एक बार बंगले के अंदर जाकर वर्कर्स ने जो काम किया है, उसका मुआयना कर लें। नताशा के टेस्ट के हिसाब से है या नहीं, बता देना। रौनक बोला, मुआयना तो मैं कर ही लूंगा श्रेया, पर एक बात मैं हजम नहीं कर पा रहा। पूछने पर मजबूर हूं मैं, तुम इतनी नॉर्मली अपने पुराने पति की और अपनी बहन की शादी की तैयारियां कैसे कर पा रही हो? न कोई शिकायत, न कोई जलन, न कोई दुख। इतना आसान होता है क्या सब कुछ भूल जाना? ये सुनकर श्रेया ने जवाब दिया, नहीं रौनक, कुछ भी भूलना आसान नहीं होता। पर अगर कोई सहारा, कोई साथ मिल जाए तो सहने की ताकत जरूर आ जाती है। मैं भूली कुछ नहीं हूँ, बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें और नताशा को सिर्फ सह रही हूँ। रौनक ने पलटकर पूछा, अच्छा, किस सहारे के बलबूते पर सह रही हो तुम हमें? तुम्हारे सारे अपने तो नताशा ने तुमसे बरसों पहले ही छीन लिए थे। इस पर श्रेया ने कहा, तो तुमसे ये किसने कहा कि इतने बरसों में मुझे कोई और अपना, कोई और सहारा नहीं मिला? रौनक, रौनक ने जलन महसूस करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें कोई अपना मिल गया है? क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है? श्रेया ने जवाब दिया, जरूर जान सकते हो, पर ये समझ लो कि उसके साथ खड़े रहने की भी औकात नहीं है तुम्हारी। श्रेया की जुबान पर निहाल का नाम बस आने ही वाला था, और जलन से सुलग रहा रौनक उस नाम का इंतजार कर रहा था। क्या श्रेया रौनक को निहाल के बारे में बता देगी? कैसे सहेगा रौनक किसी और मर्द को श्रेया की जिंदगी में? क्या श्रेया के इनकार के बाद निहाल का रवैया बदल जाएगा? एपिसोड 122, नाराज निहाल। रौनक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अलावा कोई और मर्द कभी उसकी जिंदगी में आ सकता है। वो आज तक इसी गुमान में जीता आया था कि श्रेया ने उससे इतना प्यार कर लिया था कि अब वो किसी और लड़के से प्यार करना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती थी। रौनक को इतने साल यही लगता रहा कि उसके धोखे की चोट इतनी गहरी है कि श्रेया कभी किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर पाएगी। हर वक्त रौनक, रौनक का प्यार, रौनक का धोखा उसके सर पर सवार रहेगा, और इस वजह से श्रेया के दिल और दिमाग पर हमेशा सिर्फ रौनक का कब्जा रहेगा। हालांकि रौनक ये जानता था कि वो श्रेया को छोड़ चुका है, नताशा ही अब उसकी जिंदगी है, पर कहीं न कहीं उसके अंदर के मर्द को ये अभिमान था कि अब श्रेया जिंदगी भर रौनक नाम के जख्म को लेकर रोएगी, पर कभी किसी की नहीं बनेगी। मगर श्रेया ने एक ही पल में रौनक के ये सारे भ्रम तोड़ दिए थे, ये कहकर कि उसकी जिंदगी में कोई खास है, और खास भी इतना कि रौनक उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकता था। ये सुनकर रौनक को जलन कम और गुस्सा ज्यादा आया था, उसके अहंकार को चोट जो लगी थी। उससे बेहतर लड़का भला श्रेया जैसी छोड़ी हुई और दागदार लड़की को कैसे मिल सकता है? यही सोचकर रौनक ने तमतमा कर श्रेया से पूछा, कमाल है, मेरी एक्स बीवी की जिंदगी में कोई सपनों का राजकुमार आ चुका है और मुझे खबर भी नहीं। इस पर श्रेया ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारी एक्स बीवी होने के अलावा भी मेरी एक शख्सियत है रौनक, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि कोई मेरी जिंदगी में है भी या नहीं। तभी रौनक ने आगे पूछा, चलो, जरूरत न सही, वैसे ही बता दो कि कौन है वो खुशकिस्मत जो तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह ले रहा है। श्रेया ने पलटकर कहा, मैंने कहा न तुमसे,
तुम उसके बराबर खड़े रहने के लायक भी नहीं हो, बस तुम्हारे लिए उसकी इतनी ही पहचान बहुत है। अब अगर तुम्हारी पूछताछ खत्म हो गई हो, तो हम यहाँ जो काम करने आए हैं, वो करें। या मैं नताशा के लौटने का इंतजार करूं कि वो घर के इंटीरियर चेक कर ले। सोच लो, इस बंगले का रेडी होना तुम्हारे और नताशा के लिए जरूरी है, मेरे लिए नहीं। 1.5 महीने में तुम दोनों की शादी है और तब तक ये घर तैयार होना तुम्हारी जिम्मेदारी भी है। रौनक समझ गया था कि श्रेया अब उससे कोई पर्सनल बात नहीं करेगी, और अगर उसने श्रेया पर जोर डाला, तो वो न सिर्फ यहाँ से नाराज होकर चली जाएगी, बल्कि वो नताशा से शिकायत भी कर सकती है। ठीक उस तरह जिस तरह उसने वो डायमंड ब्रासलेट नताशा के पास पहुंचाकर रौनक और नताशा का झगड़ा करवा दिया था। और रौनक फिलहाल नताशा और अपने बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन दोनों की शादी नहीं हो जाती। एक बार नताशा मिसेज रौनक खन्ना बन गई, तो उसके बाद रौनक जो चाहे वो कर सकता था। इसलिए उसने श्रेया से मुस्कुरा कर कहा कि वो भी यहाँ नताशा के लिए ही आया है। श्रेया से तो वो यूं ही पुराना पति होने के नाते हंसी मजाक कर रहा था। श्रेया ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे घर में चल रहा काम दिखाना शुरू किया। रौनक देख तो सब कुछ रहा था, पर उसका दिमाग उस नए आदमी पर अटका हुआ था, जो अब श्रेया की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसे जानना ही था कि श्रेया का दिल जीत लेने वाला लड़का है कौन। और जिस लड़के को लेकर श्रेया इतना इतरा रही थी, और रौनक कढ़ाई में रखे हुए मकई के दानों की तरह जल भून रहा था, वो इस वक्त अपनी मां मोनिका शेरगिल के ऑफिस में मौजूद था। श्रेया के इनकार ने निहाल को इतना मायूस कर दिया था कि श्रेया के ऑफिस से निकलने के बाद न तो उससे कोई काम किया गया, और न ही वो उस ऑफिस में बैठ सका। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी, किसी को ये बताने की जरूरत थी कि श्रेया के शादी से इनकार कर देने से उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची है। और ऐसे में निहाल अगर अपनी माँ के पास न जाता, तो कहाँ जाता। निहाल ने अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल किए, जूलिया से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और गाड़ी लेकर अपनी माँ के पास आ पहुंचा। निहाल ने मोनिका को सारी बात बताई, तो माँ होने के नाते पहले तो मोनिका को निहाल के लिए बहुत दुख हुआ। जिंदगी में पहली बार उनके बेटे ने शादी के लिए इतनी अच्छी लड़की चुनी थी, और उस लड़की ने निहाल से शादी करने से इनकार कर दिया। शायद मोनिका को श्रेया पर भी गुस्सा आया। आखिर ये क्या जिद पकड़ कर बैठी थी। श्रेया निहाल के बेटे को जन्म दे सकती है, पर उससे शादी नहीं कर सकती। आखिर कमी क्या है निहाल में, और श्रेया के दिल में निहाल के लिए फीलिंग्स हैं, इसका अंदाजा भी मोनिका को अच्छे से था। पर फिर उन्होंने ठंडे दिमाग से श्रेया के हवाले से भी सिचुएशन समझने की कोशिश की, और यही सोचते हुए उन्होंने निहाल के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे धीरे से पूछा, क्या तुम श्रेया के इनकार से नाराज हो। निहाल ने बुझे हुए दिल से जवाब दिया, पता नहीं मॉम। ये सुनकर मोनिका ने आगे कहा, लुक निहाल, अगर तुम इस बात से नाराज हो कि श्रेया ने तुम्हारे शादी के प्रपोजल को मना कर दिया, तो ये नाराजगी नाजायज है। तुम दुखी हो सकते हो, दर्द महसूस कर सकते हो, पर तुम उससे नाराज नहीं हो सकते। इस पर निहाल ने पूछा, क्यों नाराज नहीं हो सकता मैं श्रेया से मॉम। वो बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी करती रहे, और मैं नाराज भी न हूँ। क्या लगता है आपको कि मैं इतना नादान हूँ कि बिना किसी लड़की के मन की बात जाने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। मैंने तो आज तक किसी लड़की को कॉफी के लिए भी तब तक नहीं पूछा, जब तक मुझे उससे कोई सिग्नल न मिला हो। मॉम, मुझे पता है कि श्रेया के दिल में मेरे लिए जगह है, फीलिंग्स हैं, जिनसे वो हर रोज लड़ती है। आपको पता भी है, वो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई थी, ताकि वो मुझे खुद से दूर रख सके, और उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कानूनी वैल्यू भी नहीं थी। इतनी परेशान है वो उस हर जज्बात को लेकर जो वो मेरे लिए महसूस करती है। पर नहीं, न उसे ये बात माननी है और न उस जिंदगी के बारे में सोचना है जो वो मेरी बीवी बनकर जी सकती हैं। क्योंकि उसे इस बात की फिक्र है कि मुझसे शादी करने से उसके माँ बाऊजी और रौनक सही साबित हो जाएंगे कि उसने रौनक को मेरे लिए छोड़ा। बस इस बात से नाराज हूँ मैं, मॉम। उसकी इस बेतुकी जिद से नाराज हूँ।
मोनिका ने कहा, ठीक है, तो अब क्या करना चाहते हो? श्रेया ने तो तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। क्या अब उम्र भर उसकी हाँ का इंतजार करने का इरादा है? ये सुनकर निहाल ने कहा, प्लीज मॉम, आप जानती हैं कि निहाल शेरगिल किसी की हाँ या किसी की न का इंतजार नहीं करता। न मैं कोई मजनू हूँ और न ही वो कोई लैला। और रही ये बात कि मैं अब क्या करूँगा, तो उसका जवाब ये है, मॉम, कि मैं अब कुछ नहीं करूँगा। मोनिका ने झट से पूछा, कुछ नहीं करोगे? मैं कुछ समझी नहीं, निहाल। निहाल ने शांत होते हुए जवाब दिया, कुछ समझने के लिए नहीं है यहाँ, मॉम। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने श्रेया के सामने शादी का प्रपोजल रखा था और आप भी ये बात भूल जाएंगी। आप श्रेया को इस बात की भनक भी नहीं लगने देंगी कि आपको इस शादी की बात के बारे में कुछ भी पता है। रही मेरी बात, तो अब मैं अपने बेटे वंश पर फोकस करूंगा और श्रेया को वही दर्जा दूंगा जो वो चाहती है कि मैं उसे दूं। सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे की माँ होने का दर्जा। मैं उससे कोई उम्मीदें नहीं लगाऊंगा और उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करूंगा। मोनिका ने कहा, यानी तुम किसी और लड़की के बारे में सोचने के आइडिया के लिए ओपन हो? इस पर निहाल बोला, मॉम, अभी मैं दूर दूर तक श्रेया तो क्या, किसी भी लड़की के बारे में सोचने के लिए ओपन नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे थोड़ा टाइम और थोड़ा स्पेस दे। फिलहाल मैं वंश के अलावा किसी बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता। लंच के लिए चलें अब। आपको पता है कि मैं जब अपसेट होता हूँ तो मुझे कितनी भूख लगती है। ये सुनकर मोनिका ने हार मानते हुए कहा, हाँ, जानती हूँ, चलो। आज मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर चलती हूँ। निहाल बहुत अपसेट था और चाहे वो माने या न माने, श्रेया ने उसका दिल तो तोड़ा ही था। मोनिका को भी लगा कि ये वक्त निहाल को समझाने या श्रेया की वकालत करने के लिए ठीक नहीं है। अभी निहाल को बस अपनी माँ के साथ की और उसके लाड की जरूरत थी, और मोनिका ने निहाल को वही देना ठीक समझा। दोनों माँ बेटा एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठे और खाना खाते वक्त निहाल ने दोबारा एक बार भी श्रेया या उसके इनकार की बात नहीं की। वो बस वंश की बातें करता रहा। वो उसे कहाँ पढ़ाना चाहता है, वो उसे हॉलिडेज के लिए किस किस देश में लेकर जाना चाहता है, पर इन सब बातों में श्रेया कहीं नहीं थी। मोनिका को फिक्र होने लगी कि पता नहीं श्रेया निहाल के इस बदले हुए रवैये को कैसे लेगी। निहाल और श्रेया के बीच में आई इस नई टेंशन का वंश पर क्या असर होगा। दूसरी तरफ निहाल के इस फैसले से बेखबर श्रेया फिलहाल किसी तरह रौनक से जान छुड़ा रही थी। रौनक को घर के इंटीरियर में हो रहा काम दिखाने के बाद श्रेया वापस घर के लिए निकल ही रही थी कि रौनक ने अचानक उससे कहा, वैसे दोपहर के 3:30 बज चुके हैं, न तुमने कुछ खाया है और न ही मैंने। श्रेया ने बेपरवाही से कहा, हाँ, तो तुम्हें मालूम तो था कि यहाँ इतना टाइम लगेगा, तो या तो लंच करके आना चाहिए था या फिर साथ लेकर आते। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रौनक ने जवाब दिया, अब ऐसा भी नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकती। ये सुनकर श्रेया ने शक करते हुए सवाल किया, तुम कहना क्या चाहते हो, रौनक? साफ साफ कहो। रौनक ने कहा, अरे, तुम तो गलत समझ बैठी, श्रेया। मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि क्यों न हम लंच साथ करें। पास में ही एक ढाबा है और वहाँ के अमृतसरी कुलचे बहुत ही लजीज हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों साथ खाना भी नहीं खा सकते। पति पत्नी नहीं रहे तो क्या हुआ, जीजा और साली साहिबा तो हैं ही ना। ये सुनते ही श्रेया गुर्राते हुए बोली, रौनक, कभी कभी तो मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि तुम जैसे थर्ड ग्रेड इंसान से मैंने न सिर्फ प्यार किया, बल्कि शादी करके अपनी जिंदगी भी बर्बाद की। किस लेवल के बेशर्म इंसान हो तुम, रौनक। ये जानते हुए कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता रह चुका है, और मैं तुम्हारे बारे में क्या राय रखती हूँ, तुम में इतनी जुर्रत है कि तुम मुझे लंच पर इनवाइट करो, और वो भी नताशा की गैर मौजूदगी में। मैं तुम्हें इतनी बार ये एहसास दिला चुकी हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, पर तुम हो कि अपने नीच इरादों से बाज नहीं आ सकते। तुम और मैं कोई नॉर्मल जीजा साली नहीं हैं, जो साथ में खाना खाने जा सकते हैं। तुम और मैं अजनबी हैं। जबरदस्ती नताशा के रास्ते मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करो।
तुम मुझे सिर्फ अपने इस घर की इंटीरियर डेकोरेटर और अपनी शादी की डेकोरेशन की डिजाइनर ही समझो तो बेहतर होगा, अंडरस्टैंड। अब मैं चलती हूँ। तुम शौक से उस ढाबे पर अमृतसरी कुलचों का लुत्फ उठा सकते हो, वो भी अकेले। इस तरह रौनक पर लानत फेंककर श्रेया अपनी गाड़ी में बैठने लगी, तो रौनक ने बेशर्मी से आगे बढ़कर श्रेया का हाथ पकड़ा और कहा, अरे सुनिए तो साली साहिबा, तुम तो यूं ही नाराज। रौनक अपनी बात पूरी न कर सका, क्योंकि तभी अचानक उसे सामने से नताशा आती हुई दिखाई दी। रौनक हैरान रह गया, ये दिल्ली से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। श्रेया रौनक से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रौनक था कि नताशा को देखने के बावजूद श्रेया का हाथ नहीं छोड़ रहा था। क्या होगा नताशा का रिएक्शन? क्या वो रौनक पर भड़केगी या श्रेया को खरी खोटी सुनाएगी? क्या एक बार फिर उठेगी श्रेया के किरदार पर उंगली? एपिसोड 123 नॉर्मल सा निहाल। नताशा को यूं अचानक सामने देखकर वैसे तो रौनक को डरना चाहिए था, उसका खून सूख जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी होने वाली बीवी के सामने अपनी पुरानी बीवी का हाथ जबरदस्ती पकड़कर खड़ा था। श्रेया को भी लगा कि शायद अचानक नताशा के आ जाने से रौनक शर्म और डर के मारे उसका हाथ छोड़ देगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रौनक का इस तरह नताशा के सामने श्रेया का हाथ पकड़ना नताशा को चुभा तो बहुत, पर न उसने कोई एतराज जताया, न कोई नाराजगी, और न ही उसने रौनक से कुछ कहा। हाँ, उसने एक बार श्रेया को जरूर नफरत और जलन दे देखा। रौनक ने नताशा को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, नताशा, तुम तो दिल्ली से कल आने वाली थी ना, यूं अचानक आज कैसे लौट आई तुम? कम से कम फोन करके बता तो देती मुझे। नताशा ने गुस्सा दबाते हुए कहा, रौनक, तुम आजकल इतने बिजी रहते हो कि तुम्हारे पास मेरे कॉल्स उठाने की फुर्सत ही कहाँ है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करती कि मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ। एनीवे, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम सचमुच फार्म हाउस में श्रेया का काम चेक करने आ जाओगे। ये सुनकर रौनक बोला, कम ऑन बेबी, तुम्हारी गैरहाजिरी में मैं साली साहिबा का काम देखने ना आऊं, ये कैसे हो सकता है? बहुत ही उम्दा इंटीरियर्स हो रहे हैं हमारे घर के। नताशा, जयपुर के कारीगर, कश्मीर की लकड़ी का फर्नीचर, इटली से आया मार्बल, वाओ। हम दोनों ने अपने सपनों का महल जैसा सोचा था, श्रेया उसे बिल्कुल वैसा ही बना रही है। तो बस मैं इसे थैंक यू कह रहा था, और ये है कि नाराज होकर यहाँ से जा रही है। श्रेया से रौनक और नताशा का ये तमाशा और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उसका दम घुट रहा था इन दोनों के बीच, और आखिर श्रेया उन दोनों पर बेफर ही पड़ी। ओह, शट अप, रौनक, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, तुम मुझे अपने साथ जबरन लंच पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और तुम नताशा, अपनी आंखों से इस आदमी के इश्क का चश्मा उतारो और इसके कैरेक्टर को पहचानो। तुम इससे शादी करना चाहती हो, शौक से करो, पर कम से कम इस बात को तो एक्सेप्ट करो कि ये इंसान ठीक नहीं है। या तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम खुद एक खराब इंसान हो। ये सुनते ही नताशा चिल्लाते हुए बोली, खबरदार श्रेया, मैं अपने रौनक के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। वो सिर्फ मेरा है, नताशा मल्होत्रा का। उसका तुम में तो क्या, किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं हो सकता। तुम मानो या न मानो, तुम ही मेरे मंगेतर पर डोरे डाल रही हो। इस पर श्रेया ने ताना मारते हुए कहा, रियली, मैं रौनक पर डोरे डाल रही हूँ? पर मुझ में तो उसके या तुम्हारे जैसा कोई घटियापन है ही नहीं, तो भला मेरी क्या हैसियत कि मैं रौनक पर नजर डालूं? खैर, अब मैं तुम दोनों को यहाँ रोमांस करने के लिए अकेला छोड़ देती हूँ। रौनक, अब तुम अपनी मंगेतर को जी भर के ये घर दिखाओ और इसे ही लंच पर ले जाओ। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगली बार मुझे यहाँ बंगले की साइट पर या तो तुम दोनों चाहिए, या फिर सिर्फ नताशा ही होनी चाहिए यहाँ सुपरविजन के लिए, क्योंकि मुझे रौनक के इरादों पर, इसके कैरेक्टर पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। गुड बाय। इतना कहकर गुस्से में तमतमाती हुई श्रेया अपनी गाड़ी में बैठी और बंगले से निकल गई। श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि रौनक की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो बेशर्मी से फ्लर्ट करके उसका हाथ पकड़ने लगा है। क्या लगता है रौनक को?
कि श्रेया आज भी उसकी बीवी है। वो तो नताशा सही वक्त पर आ गई, वरना आज उसने रौनक के मुंह पर वो थप्पड़ रसीद किया होता जिसकी गूंज वो जिंदगी भर नहीं भूलता। और नताशा, श्रेया को रौनक की जुर्रत से ज्यादा हैरानी नताशा की चुप्पी पर हो रही थी। क्या हो गया था नताशा को? क्या उसे नजर नहीं आ रहा था कि रौनक की नीयत में खोट है? कि नताशा का मंगेतर होने के बावजूद वो किसी और लड़की के लिए गंदे इरादे रखता है? श्रेया इन ख्यालों से किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नताशा इसलिए चुप नहीं थी क्योंकि उसे रौनक पर अंधा विश्वास था, या वो श्रेया से इतनी नफरत करती थी कि वो सच देखना नहीं चाहती थी। नताशा चुप इसलिए थी क्योंकि अब वो रौनक से डरने लगी थी। पिछली बार श्रेया को लेकर सवाल करने पर रौनक ने जिस तरह नताशा को मारा था, जिस तरह उसे डराया था कि वो उससे कभी शादी नहीं करेगा, उसके बाद नताशा पूरी तरह से रौनक के कंट्रोल में आ चुकी थी। नताशा ने आज देखा था कि किस तरह रौनक जबरदस्ती श्रेया का हाथ पकड़े खड़ा था, पर वो चाहकर भी उसे इल्जाम नहीं दे सकती थी क्योंकि न वो दोबारा रौनक से मार खाना चाहती थी और न ही वो अपनी आने वाली शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी। इसलिए जब श्रेया बंगले से चली गई, तो नताशा ने श्रेया को लेकर कोई सवाल नहीं किया, वो चुपचाप रौनक के साथ लंच पर चली गई। पर जब खाना खाते खाते अचानक रौनक ने श्रेया की बात छेड़ी, तो मन मारकर नताशा को नॉर्मल होकर उसकी हर बात का जवाब देना पड़ा। रौनक के दिमाग में वो नया मर्द घर कर चुका था, जो आज श्रेया की जिंदगी का हिस्सा था, ऐसा लड़का जिसे श्रेया ने बहुत आराम से रौनक की जगह दे दी थी। तो बस नताशा के सामने आते ही रौनक को तो वो सवाल करना ही था। रौनक ने अचानक नताशा से पूछा, बेबी, एक बात तो बताओ। क्या? रौनक ने आगे पूछा, जब तक तुमने मुझे श्रेया की लाइफ में प्लांट नहीं किया था, तब तक कोई और लड़का था क्या श्रेया की लाइफ में? I mean, कोई बॉयफ्रेंड, कोई क्रश, कोई ऐसा लड़का जो श्रेया को लाइक करता हो और श्रेया को पता न हो? रौनक का सवाल सुनकर नताशा का खून खौल उठा। फिर श्रेया, क्या हो गया है रौनक को? नताशा के जी में तो आया कि वो खाने की प्लेट जमीन पर पटक दे और रौनक की गर्दन पकड़कर उससे पूछे कि आखिर उसके सिर पर श्रेया का जुनून सवार क्यों है? क्या पुरानी बीवी पर नियत आने लगी है? पर नताशा ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से का कड़वा घूंट पिया और बिना खाने से नजरें उठाए उसमें चम्मच घुमाते हुए धीरे से बोली, नहीं रौनक, श्रेया की लाइफ में तुम्हारे आने से पहले कोई मर्द नहीं था। खूबसूरत बहुत थी तो हाँ, काफी लड़के उसे पसंद करते थे, पर बाऊजी के डर के मारे किसी की कभी हिम्मत नहीं हुई श्रेया को अप्रोच करने की। और क्या बॉयफ्रेंड बनाती वो? महान सती सावित्री बेटी होने के पॉइंट्स जो जीत रही थी वो बेबे और बाऊजी के पास से। नो, कोई लड़का नहीं था श्रेया की जिंदगी में। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो भी अचानक। तुमने श्रेया को किसी लड़के के साथ देखा है क्या? ये सुनकर रौनक ने जलन से अंदर ही अंदर भूनते हुए कहा, मैंने तो श्रेया को किसी लड़के के साथ नहीं देखा, पर उसकी जिंदगी में कोई लड़का आ चुका है। और लड़का भी ऐसा कि श्रेया तन कर मेरे सामने उसकी तारीफ कर रही है, उसे मुझसे कंपेयर कर रही है। मुझसे? रौनक खन्ना से। नताशा ने हैरान होते हुए पूछा, व्हाट? श्रेया की लाइफ में कोई लड़का है? आर यू श्योर? रौनक ने झट से कहा, हाँ, और उसने ये मुझसे खुद कहा है। किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि वो झूठ कह रही है। इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नताशा, तुम श्रेया से हर दूसरे दिन मिल रही हो, उसके ऑफिस के लोगों को भी जानती हो, तो तुम्हें कैसे नहीं पता कि श्रेया का किसी लड़के से अफेयर चल रहा है? ये खबर नताशा के लिए बहुत बड़ा झटका भी थी और खुशी की बात भी थी। झटका इसलिए क्योंकि श्रेया ने उसे भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसकी लाइफ में कोई लड़का आ चुका है। खुशी इस बात की थी कि अब उसे इस बात को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं थी कि श्रेया रौनक को उससे वापस छीन सकती है। पर नताशा ये खुशी रौनक के सामने जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर हैरानी रखते हुए निहाल के झल्लाहट भरे सवाल का सीधा जवाब ही दिया। रौनक, मैं और श्रेया सिर्फ नाम को बहने हैं,
अब तो हमारा ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं बचा कि हम एक दूसरे की जिंदगी में झांक सकें। और न ही मेरा उसके दोस्तों से कोई अच्छा रिश्ता है। तो भला मैं कैसे जान सकती हूँ कि श्रेया की लव लाइफ में क्या चल रहा है। हम और वैसे भी तुम्हारे और श्रेया के तलाक को 5 साल हो चुके हैं, तो अगर इस बीच उसे कोई मिल भी गया, तो भला हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। इस पर रौनक ने भड़कते हुए कहा, तुम्हें फर्क पड़ता हो या न पड़ता हो, नताशा, मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझसे बेटर लाइफ पार्टनर उस श्रेया को न मिल सकता है और न ही मिलना चाहिए। वो मुझसे और मुझे हारी है, नताशा। अगर वो किसी और आदमी में प्यार ढूंढ लेगी, तो मैं जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। मुझे पता करना ही होगा कि श्रेया के सपनों का ये ब्रांड न्यू राजकुमार है कौन, और मैं ये पता करके रहूंगा। रौनक का ये दावा सुनकर नताशा अंदर ही अंदर घबरा गई। रौनक को तो श्रेया को लेकर एक अजीब सा ऑब्सेशन होने लगा था। वो श्रेया से प्यार नहीं करता था, पर वो उसकी जिंदगी में किसी और मर्द को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं था। पर नताशा इस बात को लेकर रौनक से कुछ नहीं कह सकती थी। अब रौनक जो था, जैसा था, नताशा को उसके साथ वैसे ही जीना था। इसलिए नताशा रौनक के इस फितूर को नजरअंदाज करते हुए चुपचाप अपना खाना खाती रही और जलन की आग निगलती रही। वहीं रौनक के इस जुनून और जलन से बेखबर श्रेया शेरगिल मैंशन लौट चुकी थी। उसे घर में कदम रखते ही ये एहसास हुआ था कि उसने जब से निहाल से शादी करने से इनकार किया था, तब से उसने निहाल से एक बार भी बात नहीं की थी। निहाल का उसकी तरफ अब क्या बर्ताव होगा, वो उसकी न को कैसे लेगा, उनका रिश्ता न जाने और कितना उलझ जाएगा। ये बातें अब श्रेया को परेशान करने लगी। उसका दिल घबराने लगा कि कहीं निहाल उसी ना का बदला लेने पर उतारू न हो जाए। अभिमानी और इमोशनल, ये दोनों रंग थे निहाल में, और अक्सर इनका कॉम्बिनेशन सामने वाले के लिए बहुत खतरनाक होता है। शाम के 6 बज रहे थे। वंश के प्ले स्कूल से लौटने का और निहाल के ऑफिस से लौटने का टाइम हो चुका था। श्रेया को अब ये घबराहट भी होने लगी कि अगर निहाल ने श्रेया के इनकार का गुस्सा वंश के सामने निकाला, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अभी श्रेया सोच ही रही थी कि वो क्या करे, कि तभी आउट हाउस के दरवाजे की घंटी बजी। श्रेया को लगा कि शायद वंश प्ले स्कूल से लौट आया है। उसने फटाफट जाकर दरवाजा खोला तो उसके सामने वंश नहीं, निहाल खड़ा था। निहाल के हाथ में चॉकलेट केक था और उसके चेहरे पर एक रोशन सी मुस्कुराहट। श्रेया असमंजस में पड़ गई। श्रेया ने हिचकिचाते हुए कहा, ओह निहाल, तुम। निहाल ने खुश होते हुए जवाब दिया, हाँ मैं। क्यों, क्या मैं अपने ही घर के आउट हाउस में अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता। मॉम ने केक बेक किया है और मैं ये वंश के लिए लेकर आया हूँ। बट तुम्हें क्या हुआ है श्रेया, तुम तो मुझे देखकर ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें किसी कटघरे में खड़ा करने वाला हूँ। ऑल ओके। ये सुनकर श्रेया चारों खाने चित हो गई और बोली, वो। तभी निहाल ने नॉर्मल रहते हुए आगे कहा, तुम वो बाद में करती रहना, पहले मुझे केक अंदर रखने दो, चलो हटो तो। निहाल नॉर्मल था। उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि कुछ घंटों पहले इसका शादी का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है। और श्रेया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर निहाल इतना नॉर्मल क्यों है, श्रेया से इतने अच्छे से क्यों बात कर रहा है। आखिर क्या वजह है निहाल के इस शांत रूप की। क्या श्रेया निहाल का ये नॉर्मल बर्ताव सह पाएगी या उससे सवाल करेगी। क्या ये निहाल की कोई नई चाल है श्रेया से हाँ करवाने की। एपिसोड 124 दिल दिया दर्द लिया। श्रेया निहाल को हैरानी से देख रही थी। निहाल आराम से सीटी बजाता हुआ आउट हाउस के अंदर आया और उसने केक टेबल पर रखा। निहाल को देखकर ये कहीं से नहीं लग रहा था कि आज सुबह ही श्रेया ने उससे शादी करने से इनकार किया है। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे न तो उसने कभी श्रेया को शादी के लिए प्रपोज किया था, और न ही उसे ये याद था कि श्रेया ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। श्रेया कुछ समझ नहीं पा रही थी, कैसे निहाल से बात करे, उससे कैसे पूछे कि क्या वो उससे नाराज है, क्या उसे श्रेया के इनकार का बुरा लगा है। पर वो उससे ये पूछती भी तो कैसे, निहाल को देख कर लगे तो सही कि उसे ये याद भी है कि आज उन दोनों के बीच सुबह हुआ क्या है। निहाल ने श्रेया को ख्यालों में खोए हुए देखा।
तो उससे बोला, श्रेया, कहाँ खो गई? मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ कि वंश कितने बजे लौटेगा। सोच रहा हूँ कि आज उसके लिए चाइनीज खाना ऑर्डर कर दूँ। हक्का नूडल्स बहुत पसंद है न उसे, तुम खाओगी? ये सुनकर श्रेया ने बौखलाते हुए कहा, चाइनीज खाना छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहे हो। ये हंसना, मुस्कुराना, चॉकलेट केक लाना, चाइनीज खाना ऑर्डर करना, क्या है क्या ये सब? तुम मेरे साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हो? या तुम मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने तुमसे शादी से इनकार करके तुम्हें हर्ट किया है? इस पर निहाल ने नॉर्मल रहते हुए कहा, ये सब तुम क्या कह रही हो, श्रेया? और क्यों? मेरे अच्छे मूड का या मेरे खाना ऑर्डर करने के सवाल का भला तुम्हारे इनकार से क्या कनेक्शन है? मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया, तुमने इनकार कर दिया, बात खत्म हो गई। यार, मैं तो लाइफ में आगे बढ़ भी गया। मैं तो उस बात को भूल भी गया। श्रेया, और तुम हो कि अभी तक ये सोच रही हो कि मैं उस बात पर नाराज होऊंगा। डोंट बी सिली, चिल, रिलैक्स। भूल जाओ कि मैंने तुमसे कभी शादी के लिए पूछा भी था। अब बताओ कि वंश कितने बजे आएगा और तुम चाइनीज खाओगी या नहीं। सच तो ये था कि श्रेया को निहाल का ये जवाब कहीं न कहीं बहुत चुभा था। कायदे से उसे राहत की सांस लेनी चाहिए थी कि उसके इनकार को निहाल ने अपनी अना पर, अपने ईगो पर न लेते हुए, सब कुछ नॉर्मल रखा था। उसने इतनी समझदारी और अंडरस्टैंडिंग दिखाई थी कि श्रेया के न करने के अपने रीजंस थे। पर उसके बिल्कुल उलट, निहाल का ये अच्छा बर्ताव देखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को ठेस पहुंच रही है। क्या इतना आसान होता है ऐसे इंसान की नर्व को स्वीकार कर लेना जिसके साथ आपने अपनी आगे की जिंदगी सोची हो? श्रेया ने किसी तरह इस ठेस को अनदेखा किया और किचन की तरफ जाते हुए निहाल से कहा, वंश बस आता ही होगा, ड्राइवर उसे पिक करने गया है। तुम खाना ऑर्डर कर लो, मुझे चाइनीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंश भी कई दिन से कह ही रहा था। निहाल ने कूल रहते हुए कहा, ग्रेट, थैंक्स। श्रेया बोली, मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी, तुम पियोगे? निहाल ने जवाब दिया, नो थैंक्स। मॉम के साथ आज शाम को ही पी थी, सो नो। ये कहते हुए निहाल ने टीवी ऑन किया, फुटबॉल का मैच लगाया और अपने फोन से खाना ऑर्डर करने लग गया। श्रेया अपने लिए कॉफी बनाने तो लगी, पर उसका सारा ध्यान निहाल के बदले हुए तेवर पर था। न सिर्फ निहाल बहुत ही कूल और रिलैक्स था, साथ ही साथ श्रेया को ऐसा भी महसूस हो रहा था कि निहाल उससे दूर जा रहा है। उसकी आवाज में, उसके अंदाज में, वो अपनापन, वो हक, वो शरारत नहीं थी जो हमेशा श्रेया से बात करते वक्त हुआ करती थी। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे निहाल खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा है। पर फिर श्रेया ने खुद को समझाया कि वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। अगर निहाल के बिहेवियर में बदलाव है भी, तो श्रेया को भला उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा वो निहाल से प्यार करती है कि उसकी फीलिंग्स हर्ट हों? बस ये सोचते हुए श्रेया ने उस चुभन को दिमाग से निकाल दिया जो उसे निहाल के इस बदले हुए रवैये से हो रही थी। उसने चुपचाप कॉफी बनाए और किचन के स्टूल पर बैठकर उसे पीने लगी। निहाल ने न उसकी तरफ देखा और न ही उससे कोई बात की। श्रेया ने भी दोबारा निहाल से कोई बात करने की कोशिश नहीं की। दोनों तब तक अजनबियों की तरह बैठे रहे जब तक वंश लौट नहीं आया। वंश जैसे ही अंदर आया, उसने निहाल को सोफे पर बैठे देखा और किसी खुश खरगोश की तरह उछलता हुआ उसकी गोद में जा चढ़ा। वंश खिलखिलाते हुए बोला, डैड, आप कब आए? व्हाट अ सरप्राइज! दादी ने तो वंश से कहा था कि आप आज पटियाला जा रहे हो। निहाल ने लाड करते हुए कहा, अरे, ऐसे कैसे आपके पापा पटियाला चले जाते? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि सैटरडे को हम साथ में चाइनीज खाएंगे। तो फिर आपके हैंडसम पापा अपने प्रिंस को छोड़कर कैसे जा सकते थे? हम। ये सुनकर वंश ने खुश होते हुए कहा, यिप्पी! देखा मम्मा, डैड वंश से कितना प्यार करते हैं। और आप तो मुझे ब्रेकफास्ट में बर्गर भी नहीं देती आजकल। हाँ। तभी श्रेया ने प्यार से कहा, वंश, अब आप बड़े हो रहे हो और अब आपको ये पता होना चाहिए कि नाश्ते में कोई बर्गर नहीं खाता।
और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप ब्रेकफास्ट में बर्गर की जिद करोगे तो मैं रणविता नानी को वापस बुला दूंगी, या मैं आपको उनके पास शिमला वापस भेज दूंगी। सोच लो, वहां आपके डैड भी नहीं आएंगे फिर। ये सुनकर वंश थोड़ा सा डर गया और निहाल के गले में बाहें डालकर उससे चिपकते हुए मासूमियत से कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए बर्गर और मैं नहीं जाऊंगा रणविता नानी के पास। डैड, आप बोलो न मम्मा को। जब देखो तब वो वंश को डराती रहती है कि रणविता नानी आ जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ शिमला। वो मुझे खीरा और टमाटर खाने को कहती हैं और वीक में ओनली एक बार पिज्जा देती हैं। उनके सामने तो मैं छोटा बेबी बन जाता हूँ और जैसा वो कहती हैं वैसा ही करना पड़ता है। रणविता नानी मम्मा की तरह स्वीट और क्यूट नहीं है न, कि वंश की हर बात मान जाएं। इस पर निहाल हंसते हुए बोला, अच्छा, पर ऐसा क्यों? आपको डर क्यों लगता है रणविता नानी से? वहां भी तो आप जिद करके अपनी बात मनवा सकते हो न, जैसे श्रेया से। आई मीन मम्मा से और मुझसे मनवाते हो। वंश ने समझाते हुए कहा, रणविता नानी की आवाज सुनी है आपने? कितनी स्ट्रॉन्ग है, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल टाइगर जैसी। उनसे तो आपको भी डरना चाहिए। निहाल लाड करते हुए बोला, ओह अच्छा, अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? तो वंश ने पलटकर पूछा, कैसा सीक्रेट डैड? निहाल ने उसे बताया, ये सीक्रेट कि जितना डर मेरे वंश को रणविता नानी से लगता है उतना ही मुझे भी लगता है। बस आपकी मम्मा ही एक ब्रेव इंसान है जो उनसे नहीं डरती। इस बात पर श्रेया भी हंसे बिना नहीं रह सकी। निहाल वंश के साथ पहले जैसा ही था। उसके लाड में, प्यार में कोई बदलाव नहीं आया था। उसका रवैया सिर्फ श्रेया की तरफ बदला था। श्रेया के साथ निहाल एक फॉर्मल दोस्त जैसा होने की कोशिश कर रहा था। अपने और श्रेया की बीच की आंच को, फीलिंग्स को अब दबा देने की कोशिश थी उसकी। थोड़ी देर में खाने का ऑर्डर आ गया। तीनों ने एक फैमिली की तरह ही खाना खाया। वंश निहाल की गोद में बैठा, उसके हाथ से खाना खाता रहा और उसे अपने प्ले स्कूल के दोस्तों के बारे में बताता रहा। श्रेया उन दोनों को देखकर मुस्कुराती रही। खाना और केक खत्म होने के बाद निहाल ने वंश के लिए एक कार्टून फिल्म लगाई और तीनों उसे देखने बैठ गए। वंश निहाल की गोद में बैठा रहा और रह रह कर बाप बेटा फिल्म के किसी सीन में कुछ देखते और फिर आपस में उसके बारे में बात करके बहुत हंसते। वंश ने कई बार श्रेया से भी फिल्म के बारे में बात की, मजाक किया, सवाल किए कि क्या उसे वो पिक्चर अच्छी नहीं लग रही, वो इतनी चुप क्यों है। पर हर बार श्रेया ने अपने बेटे से लाड से झूठ बोला कि पिक्चर बहुत अच्छी है, बस श्रेया का ध्यान अपने काम में है। निहाल ने भी श्रेया से जरूरत से ज्यादा बात नहीं की, पर उसने जितनी भी बात की उसमें देखने वाला कहीं से भी ये नहीं कह सकता था कि वो उससे नाराज था। श्रेया को निहाल का ये बर्ताव परेशान कर रहा था। उसका दिल दुखा रहा था। अब वो वहां बहुत देर तक नहीं बैठ सकती थी। उसने कुछ ही देर बाद सरदर्द का बहाना बनाया और निहाल और वंश को हॉल में छोड़कर अपने रूम में आ गई। वो अपने रूम में आई ही थी कि अचानक उसके फोन पर रणविता का वीडियो कॉल आया। श्रेया जानती थी कि मासी उसे क्यों कॉल कर रही हैं। वो उन्हें दोपहर को बता चुकी थी कि निहाल ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, इसलिए शायद अब रणविता मासी ये जानने के लिए फोन कर रही थी कि उनके बीच सब ठीक है या नहीं। श्रेया ने कॉल उठाया तो रणविता ने श्रेया का उतरा हुआ चेहरा देखते ही कंसर्न दिखाते हुए पूछा, श्रेया बेटा, सब ठीक तो है ना? ये क्या शक्ल बना रखी है तुमने? क्या निहाल ने कुछ कहा तुमसे? डोंट टेल मी कि वो तुम्हारे इनकार को अपने ईगो पर लेकर बैठा गया है। श्रेया ने बुझी बुझी सी आवाज में जवाब दिया, नो मासी, रिलैक्स। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, निहाल मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि इतना नॉर्मल है कि मुझे बहुत बहुत अजीब सा लग रहा है मासी। ये सुनकर रणविता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, श्रेया, अगर वो तुम्हारे साथ नॉर्मल है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने तुम्हारे न को ईगो पर न लेते हुए उसे मान लिया है। इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है बेटा? अब श्रेया रणविता मासी से क्या झूठ बोलती और उनसे क्या छिपाती। उसने हार कर मासी को पूरी बात बताई। निहाल का केक लेकर घर आना,
आते ही श्रेया को नजरअंदाज करके वंश के बारे में पूछना, श्रेया से खुशी खुशी ये कहना कि वो भूल जाए कि निहाल ने उसे कभी भी प्रपोज किया था और फिर श्रेया से उतनी ही बात करना जितनी जरूरी है। रणविता मासी ने श्रेया की पूरी बात सुनने के बाद उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए पूछा कि श्रेया, एक बात बताओ, आयुष हो कि तुम्हारे दिल में निहाल के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? इस पर श्रेया ने आक्रामक होते हुए कहा, मासी, आप घुमा फिराकर बार बार यही सवाल क्यों करती हैं? हाँ, क्यों? मैं आपसे और निहाल से कितनी बार ये कहूँ कि मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो क्या मैं उससे शादी से इनकार करती? ये सुनकर रणविता बोली, तो बस बात यही खत्म हो गई। अगर फीलिंग्स नहीं है तो बेपरवाह रहो श्रेया। निहाल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसे तुमसे मूव ऑन भी तो करना है। तुम अपने काम पर और अपने बेटे पर ध्यान दो। वंश के स्कूल एडमिशन का क्या हुआ? आई डोंट थिंक कि प्ले स्कूल उसके लिए सही जगह है। श्रेया ने कहा, एक दो स्कूल्स देखे हैं मासी, मैं निहाल से बात करने ही वाली थी कि ये शादी की बात बीच में आ गई। एनीवे, मैं कल सुबह ही उससे बात करती हूँ। रणविता ने कहा, गुड, अब ये भूल जाओ कि तुम्हारे और निहाल के बीच शादी की बात हुई भी थी और लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है। इस पर श्रेया ने मन मारते हुए जवाब दिया, यस मासी, गुड नाइट। रणविता ने कहा, गुड नाइट, मैं कुछ दिनों में तुमसे और वंश से मिलने चंडीगढ़ आऊंगी, गुड नाइट। श्रेया ने मासी का फोन काटा और वो एक बार वंश और निहाल को देखने हॉल में जाने लगी, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे ऐसा लगा जैसे निहाल रो रहा है। ये क्या था? निहाल रो रहा था। क्यों? श्रेया दौड़ते हुए हॉल की तरफ भागी। आखिर बात क्या थी? कहीं वंश को तो कुछ नहीं हो गया था, या निहाल के रोने की वजह कुछ और थी? एपिसोड 125 तुम कौन हो? श्रेया दौड़ते हुए हॉल में आई। उसे लगा शायद वंश को कुछ हो गया है, इसलिए निहाल इस तरह से सुबक रहा है। श्रेया का तो कलेजा मुंह को आ रहा था, पर जैसे ही वो हॉल में पहुंची, उसने देखा कि वंश आराम से एक सोफे पर सो रहा है और निहाल साथ के सोफे पर लेटा हुआ गहरी नींद में छटपटा रहा था, रो रहा था और बार बार ये बुदबुदा रहा था कि जब वो उठेगा, वो जानता है कि वो जा चुके होंगे, इसलिए वो उठेगा ही नहीं। घबराकर श्रेया निहाल के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए घबराकर बोली, निहाल, निहाल, तुम ठीक तो हो? श्रेया की आवाज निहाल को सुनाई नहीं दे रही थी। वो नींद में तड़प रहा था, पर उसने श्रेया का हाथ जरूर कसकर पकड़ लिया और किसी के चले जाने की बात दोहराता रहा। श्रेया ने निहाल के सर पर हाथ रखा और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाते हुए धीरे से तसल्ली देते हुए उसके कान में कहने लगी, शश, शांत हो जाओ निहाल, शांत। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। ये कहते हुए श्रेया ने निहाल के माथे पर अपना हाथ रख दिया और उसे प्यार से सहलाती रही। धीरे धीरे निहाल शांत हो गया। वो वापस गहरी नींद में चला गया, पर उसने श्रेया का हाथ नहीं छोड़ा। उसके हाथ को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे उसे डर हो कि अगर वो श्रेया का हाथ छोड़ देगा तो किसी गहरे अंधेरे में खो जाएगा। निहाल को इस तरह नींद में घबराया हुआ, डरा हुआ देखकर श्रेया का दिल पिघल गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने दुपट्टे से निहाल का पसीना पोंछते हुए सोचा कि निहाल सपने में इस तरह किसके जाने से डरा होगा। निहाल के अंदर वो कौन सा राज होगा जो उसे ऐसे सताता होगा। निहाल की ये हालत देखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दर्द श्रेया के सीने में उठ रहा है। वो उसकी तकलीफ जानने के लिए बेचैन हो उठी थी, पर निहाल गहरी नींद में था। श्रेया उससे कुछ नहीं पूछ सकती थी, और अगर वो जाग भी जाता तो क्या वो श्रेया को बताता कि उसे कौन सी बात इतना परेशान कर रही है? शायद नहीं। जिस तरह निहाल उसके साथ इतना फॉर्मल होकर बिहेव कर रहा था, श्रेया को ये भूल जाना चाहिए था कि निहाल अब उससे अपने मन की कोई भी बात कहेगा। इसी उधेड़बुन में न जाने कब निहाल के सिरहाने कोहनी टिकाए श्रेया की आंख लग गई और उसने धीरे धीरे अपने आप को एक सपने में जाते हुए महसूस किया, जहां निहाल उससे पूछ रहा था कि क्या वो उसे रोकेगी नहीं, और श्रेया चाह कर भी उसे रोक नहीं रही थी।
और फिर निहाल उससे इतनी दूर चला गया कि उसकी आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद श्रेया की चेतना पूरी तरह से नींद के सागर में डूब गई। बची हुई रात गुजर गई और आउट हाउस की 20 फुट की छत पर लगे रोशनदान से सुबह के सूरज ने पहले निहाल को नींद से जगाया। चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ी तो निहाल ने सुस्ताकर आंखें खोली। नींद खुलते ही उसकी सांसों में भीनी भीनी फूलों की खुशबू आई। खुशबू का एहसास हुआ तो उसे अपनी छाती पर वजन और चेहरे पर किसी के बाल महसूस हुए। निहाल ने पूरी तरह से नींद से जागकर देखा तो पाया कि श्रेया नीचे कार्पेट पर बैठी बैठी उसकी छाती पर सर टिकाकर सो रही है और उसके घने घुंघराले बाल निहाल के चेहरे को सहला रहे हैं और निहाल ने श्रेया का हाथ थाम रखा है। कुछ पल के लिए तो निहाल को ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में दौड़ रहे खून की रफ्तार तेज हो गई हो, उसके दिल की धड़कन को सुकून आ गया हो। श्रेया की छुअन में शायद 1000 जन्मों का अपनापन था। वो सुकून था जो निहाल के अंदर के हर तूफान को शांत कर सकता था। निहाल ने धीरे से अपनी उंगलियों से श्रेया के बाल अपने चेहरे से हटाए और फिर थोड़ी देर तक जानबूझकर यूं ही जागते हुए सोफे पर लेटा रहा ताकि श्रेया की सांस को अपनी सांस के साथ महसूस कर सके। अचानक श्रेया की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो निहाल की छाती पर सर टिकाए सो रही है। वो तुरंत निहाल से दूर हटी और निहाल ने भी उसका हाथ छोड़ते हुए बस अभी अभी आंख खुलने का नाटक किया। उसने आंखें मलते हुए श्रेया से इल्साई हुई आवाज में पूछा, श्रेया, गुड मॉर्निंग। तुम कब आई? मुझे उठाने आई थी क्या? पहले तो श्रेया ने सोचा कि वो निहाल की गलतफहमी बनी रहने दे कि वो उसे उठाने ही आई थी, पर फिर उसे कल रात नींद में हुई निहाल की बुरी हालत याद आई और उससे रहा नहीं गया। उसने निहाल से कहा, नहीं निहाल, मैं तुम्हें उठाने नहीं आई थी, बल्कि मैं तो रात भर यही बैठी थी तुम्हारे सिरहाने, और अब जब तुम उठ ही गए हो तो मुझे लगता है कि कल रात को जो हुआ मुझे तुमसे उसके बारे में पूछ ही लेना चाहिए। फिर थोड़ा रुककर श्रेया बोली, निहाल, क्या तुम्हें नींद में डर कर उठने की प्रॉब्लम है? जैसे ही श्रेया ने निहाल से ये सवाल पूछा, निहाल के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखों में घबराहट उतरने लगी। वो तुरंत सोफे से उठा, सोफे के कुशन ठीक करने लगा और श्रेया से आंखें न मिलाते हुए हिचकिचाते हुए कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है श्रेया, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की। वंश की आंख तो नहीं खुली थी ना? ये सुनकर ने श्रेया कहा, नहीं, रिलैक्स, वंश बहुत गहरी नींद सोता है, वो तुम्हारे रोने से एक बार भी नहीं उठा। देखो, अभी भी कितने सुकून से गहरी नींद में सो रहा है। निहाल ने कहा, गुड, मैं चलता हूँ श्रेया, ऑफिस में मिलूंगा। सो सॉरी कि तुम्हें बिना बताए मैं यही सो गया। वंश को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। एनीवे, चलता हूँ। निहाल अपना फोन उठाकर जल्दी जल्दी में आउट हाउस से निकलने लगा तो श्रेया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और फिक्रमंद होते हुए कहा, रुको निहाल। निहाल ने अपनी कलाई श्रेया के हाथ में देखी तो उसे दुख हुआ, बुरा लगा, क्योंकि उसे श्रेया का इनकार याद आया। उसने श्रेया को नाराजगी से देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो श्रेया। इस पर श्रेया ने कहा, ठीक है, छोड़ देती हूँ, पर मैंने तुमसे जो सवाल किया है तुम मुझे उसका सही सही जवाब दो। ये सुनते ही निहाल चिढ़ते हुए बोला, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि कोई बुरा सपना देखा होगा मैंने। बार बार वही बात क्यों पूछ रही हो यार? श्रेया ने पलटकर कहा, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो निहाल, और ये तुम भी जानते हो, इसलिए न तो तुम मुझसे नजरें मिला रहे हो और न ही तुमने मुझसे एक बार भी ये पूछा कि तुम सपने में क्या बोल रहे थे, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बुरा सपना क्या था। सच कह रही हूं न मैं? निहाल के सब्र का बांध टूटा और उसने श्रेया का हाथ झटकते हुए उस पर गुस्से में बरसते हुए कहा, हाँ, सच कह रही हो तुम। खुश आते हैं मुझे बुरे सपने, जिनमें मैं रोता हूँ, चीखता हूँ, डर कर उठता हूँ। सुन लिया, अब मैं जा सकता हूँ। ये सुनकर श्रेया भावुक होते हुए बोली, नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताते कि वो कौन सी बात है जो तुम्हें इस हद तक डरा देती है, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती।
तुम्हें एहसास भी है कि मैंने सारी रात कितनी परेशानी में काटी है, निहाल। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो डर क्या है। निहाल ने चिढ़ते हुए कहा, किस हक से पूछ रही हो तुम मुझसे ये सब? हो कौन तुम मेरी? ये सुनकर श्रेया के दिल पर चोट सी लगी और वो दुखी होते हुए बोली, निहाल, ये तुम मुझसे क्या क्या पूछने लगे? तभी निहाल ने भड़कते हुए कहा, मैंने पूछा कि तुम हो कौन मेरी? होती कौन हो तुम मेरे बारे में कुछ भी जानने वाली? श्रेया आवाज धीमी करते हुए बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, निहाल। नहीं हूँ क्या? निहाल ने गुर्राते हुए कहा, दोस्त? सीरियसली? श्रेया के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर निहाल को ऐसा लगा जैसे श्रेया ने उसके मुंह पर, उसके जज्बातों पर, उन दोनों के बीच जो भी लम्हे आज तक बीते हैं, उन सब पर खींचकर एक चांटा मारा हो। तिलमिला उठा था निहाल, उसके जी में तो आया कि वो श्रेया को अपनी बाहों में खींचकर, उसे उसके कंधों से जकड़कर अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करे और उससे पूछे कि क्या वो दोस्त हैं। पर अफसोस, निहाल श्रेया की शादी से इनकार के बाद ये तय कर चुका था कि वो न सिर्फ श्रेया से दूर रहेगा, बल्कि अब वो उस पर अपना कोई हक नहीं जताएगा। इसलिए निहाल ने श्रेया को अपनी नजरों से तार तार करते हुए बस इतना कहा, हम दोस्त हैं, श्रेया। क्या मैं अपने हर दोस्त को शादी के लिए प्रपोज करता फिरता हूँ? क्या मेरी हर दोस्त मेरे बच्चे की माँ है? मुझे लगा था कि मैं तुम्हें किसी न किसी तरह से ये समझा चुका हूँ कि हम न दोस्त थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। हालांकि तुम्हें ये गिल्ट फील न हो कि तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है। मैंने कुछ देर के लिए दोस्त वाला कार्ड खेला जरूर था, पर मैं आज तुम्हें साफ साफ बता दूं, हम अजनबी हो सकते हैं, फॉर्मल पहचान वाले हो सकते हैं, जो एक बेटे को बड़ा कर रहे हैं, शायद दुश्मन भी हो सकते हैं, पर दोस्त कभी नहीं हो सकते। इसलिए दोबारा लाइफ में मुझे कभी भी दोस्ती का हवाला मत देना, अच्छा नहीं होगा। और अब मैं ऑफिस के लिए वाकई में लेट हो रहा हूँ। निहाल ने श्रेया को एक बार फिर नाराजगी से देखा और तीर की तरफ आउट हाउस से निकल गया। उसके जाने के बाद कायदे से तो श्रेया को निहाल के बरसने पर गुस्सा आना चाहिए था, पर वो गुस्सा कर न सकी। निहाल की बातों से उसे भी एहसास हुआ था कि उसके और निहाल के बीच खिंचाव था, आंच थी, आधा इश्क था, पर दोस्ती नहीं थी, और दोस्ती जैसे रिश्ते को अपनी फीलिंग्स छुपाने के लिए इस्तेमाल करना हरगिज ठीक नहीं था। श्रेया अभी ये सोच ही रही थी कि वो निहाल से अब दोबारा बात कैसे शुरू करे, कि तभी उसे वंश की सुस्ताई हुई आवाज सुनाई दी। वंश उठ चुका था और निहाल की तरह ही अपनी आंखें मलते हुए वो श्रेया को पुकार रहा था। श्रेया ने फटाफट निहाल से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए, वंश का माथा चूमते हुए, उसे बड़े लाड से अपनी गोद में उठाया और उसे बाथरूम की तरफ ब्रश करवाने ले गई। पर वो कुछ भी करे, निहाल उसके दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं उतर रहा था। अपने और निहाल के इस उलझे हुए रिश्ते को वो मन ही मन सुलझाने की कोशिश कर रही थी, और मीलों दूर अपने ऑफिस में बैठा रौनक भी श्रेया के इस रहस्यमयी सपनों के राजकुमार के बारे में जानने के लिए उतावला हो रहा था। उसे जानना ही था कि श्रेया की लाइफ में उसकी बराबरी करने वाला, उसकी जगह लेने वाला आखिर वो आदमी है कौन। और यही सोचते हुए उसने अपने सेक्रेटरी फारूक को अपने केबिन में बुलाया। मे आई कम इन, सर? रौनक ने कहा। यस फारूक, अंदर आ जाओ, तुम्हें एक जरूरी काम करना है मेरे लिए। फारूक ने फौरन कहा, बताइए सर। रौनक ने आगे कहा, तुम्हें जासूसी करनी है मेरे लिए फारूक, मेरी एक्स वाइफ की, और वो भी आज। कर सकोगे? ये सुनकर फारूक हैरान रह गया। ये उसका बॉस उसे क्या करने के लिए कह रहा था? जासूसी? श्रेया मल्होत्रा की? क्या रौनक फारूक को फोर्स कर पाएगा? क्या रौनक श्रेया और निहाल का सच आखिर जान ही जाएगा? क्या होगा जब रौनक को पता चलेगा कि श्रेया की जिंदगी में उसकी जगह लेने वाला निहाल शेरगिल है? बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।